नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत स्वागत है। रेखा सरकार ने आते ही कैग रिपोर्ट को खंगाल करके जो काम किया है, वो आपके सामने आ रहा है। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन इसकी धमक कहाँ तक गई है, इस पर बात करते हैं। रेखा सरकार का असर दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भोपाल में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पे ताला क्यों लटका हुआ है? खुद को कट्टर ईमानदार कहते नहीं थकने वाले अरविंद केजरीवाल अचानक से कहाँ फुर्र हो गए हैं? और जो सबसे दिलचस्प है, अगर दिल्ली में एक साल में शराब नीति में 2000 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है, तो यू कैन इमेजिन पंजाब में 3 साल का हिसाब क्या होगा? स्वाति मालीवाल ने एक और बड़ा बॉम्ब फोड़ा है। रेखा सरकार ने घेराबंदी के लिए अमित शाह के साथ बैठक भी की है। घेराबंदी इन द सेंस के जो सीएजी रिपोर्ट में घोटालों में जिनके नाम सामने आ रहे हैं, उन पे कैसे शिकंजा कसना है, कैसे दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, इन सब को लेकर के बैठक की है। लेकिन आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के सीएम बने थे, तो उन्होंने कुर्सी पर बैठने से पहले ही मोदी, शाह को कोसना शुरू कर दिया था। ये अरविंद केजरीवाल की पहली भूल थी। केजरीवाल को अपने हाथ में पुलिस की कमांड चाहिए थी। आखिर क्यों चाहते थे केजरीवाल पुलिस उनके हाथ में हो? मैं आपसे पूछती हूँ, आप कमेंट करके ईमानदारी से बताइएगा कि केजरीवाल की ये इच्छा क्यों थी? आगे बढ़ते हैं। शराब नीति से दिल्ली में इतना रायता फैला हुआ है, इतना रायता फैला हुआ है। अब ये रायता दिल्ली में ही नहीं, पंजाब में भी फैला हुआ है। वहाँ भी सवाल उठ रहे हैं, सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भगवंत मान को बताना चाहिए कि पिछले 3 सालों में पुरानी शराब नीति से पंजाब को कितना नुकसान हुआ है। ये नीति दिल्ली की नीति की नकल पर बनाई गई थी। अगर दिल्ली में 1 साल में 200 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है, तो पंजाब में 3 साल में कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा? ऑब्वियसली एक ये बड़ा सवाल है। स्वाति मालीवाल की बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली को आपदा से बचाने में स्वाति मालीवाल ने भी अपनी भूमिका निभाई है। स्वाति मालीवाल एक्स पे लिखती हैं, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सीएजी रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जिस पर अरविंद केजरीवाल को घर से बाहर निकल के जवाब देने चाहिए। अब स्वाति मालीवाल का अपना स्टाइल है। आपको याद होगा चुनाव के दौरान किस तरीके से वो स्लम्स में जा करके गंदगी दिखा रही थी, पानी दिखा रही थी। एक दिन गंदगी तो केजरीवाल के घर में फेंक आई थी और गंदा पानी स्वाति मालीवाल के आतिशी मालीवाल के गेट पे फेंक दिया था उन्होंने। तो अब उन्होंने कैग रिपोर्ट पर भी कुछ सवाल खड़े किए हैं। वो पहले ही बात कह रही है कि कोविड फंड में 787.91 करोड़ में से सिर्फ 582.84 करोड़ खर्च किए गए हैं। तो बाकी के पैसे कहाँ हैं? दूसरा पॉइंट उन्होंने उठाया है, 27 हॉस्पिटल्स के ऑडिट में ये सामने आया कि 50% अस्पतालों में आईसीयू नहीं है, 60% के पास ब्लड बैंक नहीं है, 8 हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिस्टम नहीं है, 15 में मॉर्चरी नहीं है, 12 में एम्बुलेंस सेवा नहीं है। तीसरा पॉइंट वो उठा रही है कि गंभीर बीमारियों के लिए ज़रूरी इंजेक्शन की भारी कमी है और ये इंजेक्शंस जैसे होमोफिलिया और रेबीज के इलाज में इस्तेमाल होते हैं ये इंजेक्शन। आगे वो सवाल उठा रही है कि 2016-17 से 2020-21 के बीच 32,000 नए बेड जोड़ने का वादा किया, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड पे क्या था? कितने बेड थे? 1357 बेड। तो ये तो बहुत बड़ा मतलब झूठा वादा है ना। 5वां पॉइंट वो उठा रही है, सर्जरी और टेस्ट के लिए महीनों लंबा इंतजार, मरीजों को समय पे इलाज नहीं मिल रहा था। छठा पॉइंट उन्होंने उठाया है कि अक्टूबर
2022 से मार्च 2023 के बीच मोहल्ला क्लिनिक जाने वाले 70% मरीजों को 1 मिनट से भी कम समय के लिए देखा गया। इट्स रियली हाइट ऑफ नेग्लिजेंस। दरअसल इससे मिलती-जुलती सीएजी की वो रिपोर्ट है, जो मोहल्ला क्लिनिक के बारे में रेखा सरकार ने टेबल की है। एंड आपको याद होगा, चुनाव के दौरान भी स्वाति मालीवाल हॉस्पिटल्स में घूमती हुई नजर आई थी जब बहुत सर्दी पड़ रही थी। जनवरी, दिसंबर में वो उस समय मरीजों के साथ बात कर रही थी। ये सारे वही उनके अनुभव हैं। दिलचस्प ये है कि अभी अभी तो केवल 2 रिपोर्ट सामने आई हैं और केजरीवाल सीन से गायब हैं। केजरीवाल बिल्कुल फुर्र हो चुके हैं। केजरीवाल के बारे में किसी को नहीं पता कि वो कहाँ हैं, किस राज्य में अपना तनाव दूर करने के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर वो घर में दुबके हुए हैं। दिल्ली हारे, दिल्ली वालों के दिल से उतर गए। ऐसे में आम आदमी पार्टी को मिली इस हार का जो इम्पैक्ट है, जो असर है, दूसरे राज्यों में भी दिख रहा है। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आम आदमी पार्टी के ऑफिस पे ताला लटका हुआ है। कितनी शर्म की बात है। वैसे तो ये अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। हुआ ये है कि भोपाल में जिस मकान में आम आदमी पार्टी का ऑफिस खुला था, उसके मालिक को पार्टी की तरफ से 3 महीने का किराया ही नहीं दिया गया है, जिसके चलते उसने पार्टी के कार्यालय पे ताला लगा दिया है। पार्टी की तरफ से 60,000 रुपए का किराया जमा नहीं कराया गया। अच्छा, मकान की केयरटेकर का ये कहना है कि 3 महीने से किराया नहीं दिया गया, इसलिए ताला लगा दिया गया है। अब क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रात के अंधेरे में कहीं सामान निकाल के ना ले जाएं, इसके लिए दीवार के पास पोकलैंड मशीन लगा दी गई है। माय गॉड! मतलब इनका जो कहना चाहिए रेपो इतना खराब है और इतने बुरे दिन देखने पड़ेंगे केजरीवाल को, ये तो कभी केजरीवाल ने भी नहीं सोचा होगा। अगेन कर्मा का चक्र है। शराब घोटाले में केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल रह करके आए हैं। सीएजी रिपोर्ट में ये घोटाला 2002 करोड़ का है जो सामने आ रहा है। अब अचानक से चूंकि दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट का शोर मचा हुआ है, तमाम सारे घोटाले अभी आने बाकी हैं, तो यही मामला पंजाब में भी उठने लगा है। अकाली दल और कांग्रेस ये सवाल कर रहे हैं कि जिस नीति के कारण दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल गए, वही नीति पंजाब में क्यों लागू है? सवाल तो जेन्युइन सा लग रहा है। अगर दिल्ली में इस नीति में सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है, तो क्या पंजाब में ऐसा नहीं हुआ होगा? दोनों दल पंजाब सरकार से इस नीति की समीक्षा कराने के लिए और सीएजी रिपोर्ट पेश करने की मांग करने लगे हैं। इधर दिल्ली में ये लोग रोके हुए थे सीएजी रिपोर्ट, और अब पंजाब में भी इसकी डिमांड शुरू हो गई है। और आप देखिए, अगर सीएजी रिपोर्ट पंजाब में टेबल होती है विधानसभा में, तो इससे वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान ऑटोमेटिकली मुसीबतों में घिर जाएंगे, उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। एंड आपको याद होगा, बातें जब होती हैं तो सोचते नहीं है कि इसके रेपरकशन क्या होंगे। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना, जो आजकल आपको सड़कों पे दिखाई दे रही हैं हल्ला गुल्ला करते हुए, जैसे जेएनयू के स्टूडेंट्स को आप देखते हैं ना, ठीक उसी तरीके से उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा कि पंजाब में लागू शराब नीति वही है जो दिल्ली में थी। वो तो सफाई दे रही थी। वो उनका ये कहना था कि इससे पंजाब सरकार को फायदा हो रहा है। और इसे बनाने वाले कौन है? इसका ड्राफ्ट तैयार करने वाले कौन है? मनीष सिसोदिया। ये बात बीजेपी के पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी कही है कि पंजाब की नई शराब नीति मनीष सिसोदिया तैयार कर रहे हैं। इस नई शराब नीति पर कैबिनेट की बैठक में ड्राफ्ट पर चर्चा भी हो चुकी है। लगभग ये फाइनल है। तो उन्होंने कहा कि अब आपदा पंजाब पर मंडरा रही है। ये उन्होंने अंदेशा व्यक्त किया। सभी दल इसको लेकर के घेर रहे हैं। मैंने आपको बोला ना कि जो रेखा सरकार ने ये काम किया है, इसका इम्पैक्ट दूसरे स्टेट में भी नजर आ रहा है। अब अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ये कह रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट
पेश हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि नई शराब नीति के चलते सरकार को 2000 का रेवेन्यू लॉस हुआ है। तो बीजेपी को ये बताना चाहिए कि इस मामले में दोहरे मापदंड क्यों हैं। बीजेपी पर भी सवाल उठा दिया है, क्योंकि अगर दिल्ली में बीजेपी ने इस पे सवाल उठाया है, तो पंजाब में भी उठाना चाहिए, उनका ये मतलब है। दिल्ली में एक्साइज़ पॉलिसी के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत संजय सिंह ये सब जेल जाकर के आए हैं। लेकिन वही नीति पंजाब में भी लागू है। यहाँ किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो पंजाब में क्या अलग कानून चलता है? सवाल तो बड़ा जेन्युइन है। कांग्रेस ने भी यही बात कही है कि दिल्ली वाली शराब नीति की हूबहू नकल पंजाब में इम्प्लीमेंटेशन में है। जैसे कमीशन दिल्ली में तय किए गए थे, वैसे ही पंजाब में भी। तो अब ये मामला जो है ना बड़ा पेचीदा हो गया है। पंजाब में कुछ खास लोगों को फ़ायदा पहुँचाया गया है। अगर दिल्ली में इस नीति से भ्रष्टाचार हुआ, तो फिर पंजाब में भी हुआ होगा। वेरी ऑब्वियस। इसकी जाँच होनी चाहिए। सीएजी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। सीएजी रिपोर्ट की डिमांड होने लगी है दरअसल। चूँकि दिल्ली विधानसभा में इसको टेबल किया गया है, तो पंजाब में भी यही वो चाह रहे हैं, जो दूसरे दल हैं। आम आदमी पार्टी नहीं, दूसरे दल। कांग्रेस की मांग है कि पंजाब के खजाने को नुकसान पहुँचाने वालों की जाँच हो, चाहे वो मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, वित्त मंत्री हरपाल चीमा हो या फिर कोई दूसरे ऑफिसर हो। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने भी ट्वीट करके इस मामले पर भगवंत मान को सवालों में घेरा है। उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है कि भगवंत मान को बताना चाहिए, पिछले 3 सालों में पुरानी शराब नीति से पंजाब को कितना नुकसान हुआ है। ये नीति दिल्ली की नीति की नकल पे बनाई गई थी। अब जब दिल्ली में बैठे लोग कह रहे हैं, तो पंजाब वाले तो कहेंगे ही। अगर दिल्ली में 1 साल में 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है सरकार को, तो पंजाब में 3 साल में कितना हुआ होगा? वैसे ये सच है, अगर दिल्ली को नुकसान हुआ है, तो पंजाब कैसे बचा है? वहाँ भी नुकसान पहुँचाया गया है। भगवंत मान को पता है कि अगर पंजाब की शराब नीति से रिलेटेड जो सीएजी रिपोर्ट है, वो अगर टेबल हो जाएगी, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और उन्हें ये भी पता है कि ये शराब नीति केजरीवाल एंड कंपनी की दी हुई है, उन्हीं की देन है। अब ये सब चीज़ें वो समझ तो रहे हैं, लेकिन करें तो करें क्या? भगवंत मान ने एक दूसरा फ्रंट खोल लिया है, उस पे खेल रहे हैं। उन्होंने एक नया अभियान शुरू किया है। पंजाब में नशा एक बड़ी समस्या है, तो इसके खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ दी है। पंजाब में नशे के खिलाफ भगवंत मान ने एक जंग का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को उन्होंने तमाम पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी के साथ बैठक की। उनको निर्देश दिए कि 3 महीने के भीतर पंजाब को नशा मुक्त किया जाए। पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर विल स्ट्रॉन्ग हो तो सब कुछ हो सकता है। चंडीगढ़ के पंजाब भवन में पुलिस के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि क्योंकि राज्य सरकार ने नशे के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, इस समस्या के खिलाफ व्यापक लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं। अब उन्होंने पुलिस को भी काफ़ी तारीफ़ की है उनकी कि पंजाब पुलिस का बड़ा अच्छा शानदार इतिहास रहा है चुनौतियों से निपटने का, तो इसलिए इस मामले में भी पंजाब पुलिस अपनी शानदार परंपरा को कायम रखेगी। अब वैसे ये किसी से छिपा नहीं है, इस पे फ़िल्में भी बन चुकी हैं कि पंजाब नशे में किस कदर डूबा हुआ है। पंजाब में ये जो नशा जिसकी ये बात हो रही है, उसको चिट्टा बोलते हैं और उसमें वहाँ का जो यूथ वहाँ का बुरी तरह से इसमें फँसा हुआ है। उसी से निकालने की ये बात कर रहे हैं। तो ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो ये जो आदेश निर्देश दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है? एक्चुअल में वो ये करना चाहते भी हैं या नहीं? और हाँ, बात दिल्ली से शुरू हुई थी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को फुल पावर मिल गई है। अब वो पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी हैं, जिसका इम्पैक्ट मतलब सभी जगह आप देख रहे हैं।
तो शुक्रवार को उन्होंने अमित शाह के साथ बैठक की दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। रेखा गुप्ता अब दिल्ली में क्राइम कंट्रोल के लिए हर महीने सीपी के साथ बैठक करेंगी। अच्छा, ये बैठक वैसे पहले भी हुआ करती थी, कभी, लेकिन पूर्व की सरकारों ने इस मीटिंग को बंद कर दिया था। अब केजरीवाल तो यही चाह रहे थे कि मुझे ही पुलिस मिल जाए। आतिश जी ने भी यही चाहा। इसी वजह से इनके रिश्ते बड़े खराब हो गए थे केंद्र सरकार से। और आतिशी मान लेना तो वही है ना जो मोदी और शाह को गुंडा बता रही थी। इसके लिए इनको फिर नोटिस भी जारी हुए थे कि किस बिना पर ये इस तरीके के आरोप लगा रही हैं। दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार में रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे थे पूर्व में। छोटी-छोटी बातों को लेकर के, छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर के आपस में एक-दूसरे पे आरोप लगते थे। लेकिन अब सीन पलट गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा के साथ मीटिंग करके सबकी जवाबदेही तय कर दी है। इस बैठक में दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार को सहयोग करने के लिए कहा गया है। आप जानते ही हैं कि दिल्ली की पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है। दिल्ली पुलिस पर दिल्ली के सीएम का कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और दिल्ली के सीएम और गृह मंत्री आशीष सूद को आमने-सामने बिठा करके जो भी गलतफहमियां हैं, उनको दूर किया, क्योंकि पूर्व में तो यही सिस्टम चल रहा था ना। अमित शाह ने इस बैठक में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को दिल्ली के सीएम और दिल्ली के गृह मंत्री के निर्देश मानने के लिए कहा है। आप अंडरलाइन कीजिए, दिल्ली पुलिस के अधिकारी दिल्ली के सीएम और दिल्ली के गृह मंत्री का निर्देश मानेंगे। इससे जाहिर है कि जो सीएजी की रिपोर्ट है, उसमें जो घोटाले मिल रहे हैं, उसके जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे निपटने में मदद तो मिलेगी, साथ ही साथ जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो भी कंट्रोल रहेगा। आप सभी ने मेरे साथ ये वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और देखिए, अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।